Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 29th of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 29 मार्च 2025 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है डेली बेसिस पे मॉर्निंग में सुबह 5 बजे ये वीडियो आपको मिलता है। पिछले 2 दिनों से अपलोड नहीं हुआ है, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपके कुछ कंटेंट छूटा है, नहीं छूटने दूंगा। जो पेंडिंग कंटेंट है वो भी दोस्तों आज के और आने वाले वीडियोस के अंदर में कवर कर लिया जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो मेक श्योर करना लेक्चर को आप स्टार्टिंग से ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि लास्ट में आपको ये जानने को मिलेगा कि आपने लेक्चर से क्या क्या सीखा। आपने आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाना है, अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में लास्ट में दिए गए टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना, जिससे यहाँ पर आपका ब्रेन पावर इंप्रूव होगा। साथ ही साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हाथों हाथ हो जाएगी। और डेली ये काम करेंगे ना तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। आने वाले समय पर एग्जामिनेशन के अंदर जब आप बैठोगे तो आपके माइंड को पता है कि यार ये काम तो मैं डेली कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे, आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है और दूसरे बाकी सारे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। शुरुआत करें आज की इंपॉर्टेंट खबरों के साथ में। आज हमारे पास में ज़्यादा खबरें नहीं है, लेकिन जितनी भी खबरें हैं वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके सुनते चलते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों हमारा होने वाला है, याद रखिएगा, ये जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होगा। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। आपने डिफरेंट टाइप्स के बैंक पढ़े होंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज रीजनल रूरल बैंक के बारे में। हर एक इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन क्वेश्चन यह है, हम इसको कवर क्यों कर रहे हैं? ऐसे उठा लिया क्या कि हमने? कुछ भी नहीं। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर में 2023-24 के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं अपना परफॉर्मेंस दिया है, किस तरीके से यहाँ पर बैंक्स चल के दिखाए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक रिपोर्ट के अंदर में डिटेल से मेंशन की गई है। और इन रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि हमारे देश में रीजनल रूरल बैंक्स बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अभी अपने अच्छी स्थिति के अंदर हैं। चाहे उनके प्रॉफिट अचीवमेंट की बात करेंगे तो रीजनल रूरल बैंक ने लगभग 7,571 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इन 2023 एंड 2024, जो दर्शाता है कि हाँ बिल्कुल इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। बहुत सारा जो अर्निंग है, प्रॉफिट मैनेजमेंट है, वो भी अच्छा खासा किया है। उसके अलावा जब आप बैंक्स को देखते हो तो कौन से बैंक की कंडीशन कितनी ज़्यादा बेहतर है, आप क्या क्या देखते हो, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वही सिमिलर सिनेरियो रीजनल रूरल बैंक के साथ में भी होता है। जैसे अब रीजनल रूरल बैंक किस स्थिति में है तो उसका दोस्तों CRAR रेशियो को चेक कर लो, या CD रेशियो को चेक कर लो, या फिर उसका NPA चेक कर लो। जब बात करते हैं CRAR, दैट मीन्स कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, अभी मैं आपको बताऊंगा। देन जब बात करते हैं CD रेशियो के बारे में, दिस इज क्रेडिट डिपॉजिट। एंड जब बात करते हैं NPA के बारे में, दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको पता है ये वो सारे के सारे ऐसे एसेट्स होते हैं, या बेसिकली यहाँ पर ऐसा लोन आपको देखने को मिलेगा जो बैंक देती है, बैंक के पास में वो वापस से लोन नहीं आ पाता, यानी कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया था, है ना, किसी कारणवश वो लोन को नहीं चुका पाया, देन उसको NPA डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लॉस किसका हुआ? बैंक का हुआ। समझ रहे हैं? तो जिसके बैंक के पास में सबसे ज़्यादा NPA होगा, मतलब कि यहाँ पर उस बैंक की कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। भाई वो लोन देता है, लोन वापस उसके पास में आता नहीं है, बैंक सर्वाइव कैसे करेगा? उस लोन के ऊपर में जो एक व्यक्ति ब्याज चुकाता है, उसी ब्याज के ज़रिए वो बैंक तो चलता है, उसी इंटरेस्ट के ऊपर में वो बैंक डिपेंडेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर लोन ही नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा और उल्टा पैसा चला गया है बैंक की साइड से, तो ये कहीं ना कहीं एक डिजास्टरस सिनेरियो को दर्शाता है फॉर दी बैंक्स। तो NPA की बात हो गई, क्लियर हो गया। उसके अलावा 2 रेशियो हमने और पढ़े थे, एक था CRAR एंड सेकंड वन इज CD रेशियो। आइए मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, बेसिक ओवरव्यू, कि भाई कोई टर्म वगैरह भी पूछ ली जाए तो ऐसा ना हो आपको इसके बारे में ना पता हो, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पता होना चाहिए। जो हमारा CRAR वाला रेशियो होता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये क्या करता है? एक बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है या उसको मेजर करता है, यानी कि एक बैंक की फाइनेंशियल तौर पे कैसे हालात हैं उस चीज़ को ये दिखाता है। कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में, जितना ज़्यादा किसी बैंक का CRAR रेशियो होगा, जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, इसका मतलब उस बैंक की मजबूती ज़्यादा है, उस बैंक के अंदर में बहुत ज़्यादा क्षमता है। अगर उसको घाटा भी होता है तो उस घाटे को वो झेल लेगा, उस घाटे को वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
यानी अगर CRAR इम्प्रूव हो रहा है, इसका मतलब उस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। और वही सिमिलर केस हमारा रीजनल रूरल बैंक के साथ में हुआ है, क्योंकि इनका CRAR बड़ा है। क्लियर हो गया। सेकंड वन है CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कितना जो बैंक का डिपॉजिट्स है उसको यूज़ कर सकते हैं पैसे को लेंडिंग करने के लिए, यानी कि उधार देने के लिए। तो जितना ज़्यादा अच्छा रेशियो होगा, यानी उतना ज़्यादा यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं वो उधार दे सकेंगे, क्रेडिट फ्लो बढ़ सकेगा, बोरोवर्स के पास में पैसा जाएगा, उसका रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा। समझ रहे हैं? तो वो यहाँ पर आपका CD रेशियो हो गया। NPA हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेसिकली अगर NPA बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब NPA कम हो रहा है, तो आप समझ रहे हो लोन ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। अगर NPA बढ़ते ही चले जा रहा है, बढ़ते चला रहा है, मतलब लोन्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, लोन्स जा रहे हैं, बैंक लोन दे रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं, उसका ब्याज नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो NPA है, अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे बैंक के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर में NPA रिड्यूस होता हुआ नजर आया है, कम होता हुआ नजर आया है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, कह सकते हैं कि गुड थिंग फॉर दी RRBs। तो रीजनल रूरल बैंक क्यों चर्चाओं में? आई होप आपको ये जो होलिस्टिक क्लैरिटी है वो तो मिल चुकी है। कुछ टर्म्स भी आपने सीख ली हैं कि हाँ भाई, भविष्य में एग्जामिनेशन में इकोनॉमी को लेकर कुछ टर्म्स आएंगी, नाउ यू आर रेडी। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कुछ डेटा की। वॉट आर दी रीजनल रूरल बैंक्स एग्जैक्टली इज? आइए मैं आपको समझाता हूँ कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं। ये वो बैंक्स हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भारत की रूरल इकोनॉमी के अंदर में। रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में। रूरल एरियाज़ के अंदर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए रीजनल रूरल बैंक का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बैंक को एस्टेब्लिश किया गया था 1975 के अंदर में एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर ये जो बॉडीज़ है, ये बॉडी है यहाँ पर ये तैयार होती है। इसका मेन पर्पज़ क्या है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब RRB एक्ट के तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया था। इसका मेन पर्पज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना, यानी कि गांव वाले क्षेत्रों के अंदर में हमारे किसान भाई हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटी छोटी और भी मार्जिनलाइज रूरल पॉपुलेशन है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनको कभी ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट की, उधार की, तो रीजनल रूरल बैंक्स एक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन उनके लिए होता है, जो आराम से यहाँ पर उनको उधार प्रोवाइड करवा सकता है। इससे क्या होगा, उनकी स्थिति, अपना कोई बिजनेस चलाना चाहता है, उनकी स्थिति इम्प्रूव हो सकती है। तो स्पेशली याद रखना, रूरल इकोनॉमी को आगे धक्का देने के लिए, बढ़ाने के लिए ये रीजनल रूरल बैंक्स वर्क करते हैं। इसी पर्पज़ से हम इन बैंक्स को लेकर आए। कब लेकर आया गया? 1975 के अंदर में हमने रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया, लेकिन एक वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के आधार पे। एक ग्रुप था जिसका नाम है नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, इन्होंने रिकमेंड किया, जिसके आधार पे हमने इस रूरल बैंक को बनाया। इसकी जो ओनरशिप है, याद रखिएगा, जो ओनरशिप है यानी इस बैंक का ओनर कौन होता है, तो देखिए रीजनल रूरल बैंक का कोई एक ओनर नहीं है। इसकी ओनरशिप शेयर की जाती है अलग अलग व्यक्तियों के पास में। जैसे इस मान लो ये जो बैंक है इसकी 100% ओनरशिप है, इसके 100% शेयर हैं, तो 100% शेयर में से 50% शेयर यानी 50% भागीदारी हमारी भारत सरकार की होती है इस रीजनल रूरल बैंक के अंदर में। एंड बची कुछ 35% कोई स्पॉन्सर बैंक आ जाता है पीछे से, और बाकी जो लास्ट में 15% बची है उसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज स्पॉन्सर बैंक एंड थर्ड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। ये तीनों के तीनों, अगर आप देख पाओगे, ये तीनों ओनरशिप को शेयर करते हैं इस रीजनल रूरल बैंक्स की। तो बैकग्राउंड में सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इसकी ओनरशिप किसके पास में आती है। ना क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार को तो यहाँ पे बड़ा रोल नजर आ रहा है, 50% ओनरशिप इंडियन गवर्नमेंट के पास में है। अब क्वेश्चन यह है कि भाई क्या मतलब रेगुलेट भी वही कर रहा है क्या, गवर्नमेंट ही चला रही है क्या इस बैंक को? नहीं। जब बात आती है रेगुलेशन के बारे में तो याद रखिएगा, एक होता है बैंक को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, एक होता है सुपरवाइज करना, यहाँ पे उसको एक अच्छी दिशा देना। तो दोस्तों जब बात आती है रेगुलेशन की, तो याद रखिए रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। उसके अलावा इसी रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेशन की तो बात आपने समझ ली, सेकंड है सुपरवाइज करना। इसको सुपरवाइज कौन करता है, आगे बढ़ाता कौन है, तो उसके लिए नाबार्ड नाम की हमारे पास में एक वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये भी वही बैंक है जो हमारे गांव वाली स्थिति को और बेहतर बनाना चाहता है, तो ये रेगुलेट करता है, उसके आधार पर रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। एट द लास्ट आपसे पूछ लिया जाए कि सर सब कुछ तो पता चल गया,
बेसिक से लेके हर एक चीज़। लेकिन अभी भी जो इसका एम है, रीजनल रूरल बैंक को क्यों लेकर आया गया, इसका मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ज़रा हमें कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सुनिए, इनका मेन पर्पस है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। ये जो वर्ड है ना इंक्लूजन, इसको सुनो। इंक्लूजन मतलब सभी का साथ में लेकर चलना। ऐसा ना हो किसी को बैंक सपोर्ट कर रहा है, अमीरों के पास पैसा है, पहले से ही वो बिजनेस लगाना चाहते हैं, कुछ दिखाया, बैंक ने उनको लोन दे दिया, गरीब को लोन दिया नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो रूरल एरियाज़ के अंदर में वही चीज़ें एक बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर निकल कर आती हैं। आरआरबी का मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना, सबको एक समान लेकर चलना, सबको एक समान ट्रीट करना। कैसे? उनको उधार दिया जाएगा, फाइनेंशियल सर्विस दी जाएंगी, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को मिल सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड दूसरे और सेक्टर्स है, उनको भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ हो गई रूरल एरियाज़ के अंदर में। उसके अलावा कुछ और वीकर सेक्शंस हो गए जिसमें छोटे छोटे आपके फार्मर्स हो जाते हैं, कुछ और आर्टिजन्स हो गए, कलाकार हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए। इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी एक चीज़ और, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इसको भी समझते हैं, देन उसके बाद में हम अपने अगले आर्टिकल पर जंप करते हैं। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट यह है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक का मेन पर्पस लैंडिंग, पैसा उधार देना बोरोवर को। ठीक है, मतलब जो बोरो कर रहा है उसको पैसा उधार देना, सिंपल सी बात है। अब बात यह है 2016 के अंदर में इसमें कुछ बदलाव किया गया। बदलाव करने के बाद में ये बोला गया कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होंगे इनको ये मैंडेटरी किया गया है कि ये अपना जितना भी क्रेडिट है, यानी कि मान लो 100% यहाँ पर इनके पास में पैसा है आज उधार देने के लिए, तो उसका 75%, ध्यान रखना, इस 100% का आरआरबी को बोला गया कि आप अपना इस 100% का 75% जो उधार देंगे ना, वो प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर में देंगे। याद रखिएगा 75% प्रायोरिटी सेक्टर पर ध्यान रखना है। प्रायोरिटी सेक्टर जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स एग्रीकल्चर, छोटे छोटे बिजनेस, वीकर सेक्शन जो बहुत कमज़ोर तबका है, उनको सपोर्ट करने के ऊपर में ज़्यादा बात की गई है। बस ये बदलाव हुआ था इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी आप इंपॉर्टेंस समझ ही जाओगे कि भैया रीजनल रूरल बैंक का इंपॉर्टेंस है क्या। रूरल क्रेडिट सपोर्ट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। देन ऑब्वियसली हमने यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऊपर। चलें फिर अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप कई बार पॉलिटी में फिनांस बिल को पढ़ते होंगे, धन विधेयक के बारे में पढ़ते होंगे। वो धन विधेयक जो मैंने बोला है ना, वो मनी बिल है। फिनांस बिल आपका कौन सा है? फिनांस बिल वित्त विधेयक है। तो हम समझेंगे फिनांस बिल्स क्या होते हैं, मनी बिल्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा आर्टिकल इन दोनों बिल से संबंधित है, पार्लियामेंट के पास में, राज्यसभा, लोकसभा के पास में इन बिल्स को लेकर कितनी कितनी पावर्स हैं। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो ये पीडीएफ आप देख पा रहे हैं ना, एक शानदार से नोट्स की पीडीएफ, जिसमें आपको इस तरीके से पीडीएफ में सभी डेटा मिल जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स मिल जाते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करना है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल मिल जाते हैं, एट द लास्ट आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, यानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सुंदर सा पीडीएफ यहाँ पर आप देख पाओगे, हर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है, लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ्स आपको पता है कहाँ मिलती हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, चाहे आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलर चीज़ है। और दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ आपको एक पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। पेड ग्रुप को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस ग्रुप के अंदर में ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा मिनिमम चार्ज किया जाता है, वो है जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं और सारे के सारे जो बेनिफिट्स है वो उठा सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ अपलोड होंगे जिसको आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। आप विश्वास मानना, जैसे आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे ना, आपको लगेगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है। ठीक है, और बाकी आगे भी आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का मन बनाया है तो व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे अपने डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने डिस्कशन को अभी जस्ट कुछ मिनट पहले छोड़ा था। तो दोस्तों ये है मामला फिनांस बिल का। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं
रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर में फिनांस बिल हमारी यहाँ पर मिनिस्टर ने पास किया, जिस वजह से फिनांस बिल चर्चाओं में आ गया। पता है ना, टैक्सेशन को लेकर कुछ बदलाव करे जा रहे थे, जिस वजह से फिनांस बिल को लेकर आया गया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वजह से आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन केवल हम फिनांस बिल तक सीमित नहीं रहेंगे, हम फिनांस के साथ साथ मनी बिल्स को भी पढ़ेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन है या न्यूज़ है, जो खबर है, वो तो आपको जानने को मिल गई कि हाँ भैया पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, जिस वजह से ये चर्चाओं में। अब ये जो वर्ड है ना फिनांस या मनी, मनी आप समझ रहे हैं पैसा, फिनांस अगेन ये भी पैसे से संबंधित यहाँ पर वर्ड है फिनांस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो हम दोनों में ही पैसों से संबंधित की बात कर रहे हैं। अब पैसे से संबंधित तो भैया टैक्स के सारे प्रोपोजल्स हो गए, कहीं पर टैक्स को लाना है, टैक्स का प्रपोजल लेकर आना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये फिनांस बिल इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यहाँ पर डिजिटाइजेशन जो टैक्सेस हैं उसको प्रपोजल के तौर पर लाने के लिए यहाँ पर ये जो फिनांस बिल है इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, जिस वजह से ये फिनांस बिल चर्चाओं में है। ठीक है, चलें अब सुनिए आगे। देखिए हमारे भारतीय संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो ये फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं ये सारा का सारा लॉ है पैसों को लेकर, ये दो अलग अलग भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला आपका भाग आ जाता है मनी बिल, और मनी बिल के बारे में हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 110 के अंदर में सारी की सारी प्रावधान मेंशन की गई हैं कि मनी बिल कहाँ पर एक्सेप्ट होगा, कहाँ पर नहीं होगा, राज्यसभा इसको अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है। वैसे आपको पता है मनी बिल को राज्यसभा ना ही अमेंड कर सकता, ना ही उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बस खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ये सारी बातें इस मनी बिल को लेकर यहाँ पर मेंशन की गई हैं। मनी बिल में किस चीज़ की हम बात करते हैं, हम पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रहे हैं ताकि उसके ऊपर कोई नियम लेकर आ सके। आखिरकार किस चीज़ की बात होती है? मनी, पैसा, पैसे से संबंधित यहाँ पर चाहे वो टैक्सेशन का मुद्दा हो, चाहे वो बोरोइंग का हो, चाहे वो खर्चा क्यों ना कर रही हो गवर्नमेंट। खर्चा कहाँ से? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं ये डील किए जाते हैं थ्रू मनी बिल। मनी बिल को याद रखिएगा केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, क्योंकि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा के अंदर में लेकर आया जाता है, याद रखिएगा। और जब इंट्रोड्यूस होना है, मैं पेश करने की बात कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, राज्यसभा से कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है राज्यसभा का इंपॉर्टेंस खत्म है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट हाउसेस हमारे पार्लियामेंट के, तो राज्यसभा से पूछा जाता है इसके ऊपर में भाई, देखने को बोलते हैं देखो भैया सही है क्या, तो राज्यसभा यहाँ पर उसको देख सकता है, देख सके उसके बाद रिकमेंडेशन दे सकता है। ओनली एंड ओनली रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब अपने विचार व्यक्त कर सकता है राज्यसभा कि भैया इसमें कुछ ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। केवल विचार व्यक्त करने की पावर है, ऐसा नहीं है कि सीधा उसको अमेंड कर देगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसको काटो, ये इंट्रोड्यूस करो, या फिर बिल्कुल सीधा वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द मनी बिल। ठीक है, याद रखेगा, राज्यसभा ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकता मनी बिल में, ना ही उसको कोई रिजेक्ट कर सकता। क्लियर हो गया ये बात? केवल और केवल उस पर रिकमेंडेशन दे सकता है। अब वो रिकमेंडेशन जो देगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकसभा यहाँ पर उन विचारों को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। मतलब मनी बिल को लेकर एक प्योर पावर लोकसभा के पास में आपको देखने को मिल जाती है। दैट्स इट। नाउ अब आते हैं दोस्तों फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर में। जब मैं आपकी मनी बिल की बात कर रहा था तो वो आर्टिकल 110 में हर एक बात मेंशन हो गई मनी बिल्स के बारे में। लेकिन जब बात करते हैं हम फाइनेंशियल बिल के बारे में, तो फाइनेंशियल बिल में आपको दो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब आर्टिकल 117 वैसे तो एक ही है, अब आपको पता है इसके अंदर में सब क्लॉज भी होते हैं काफ़ी सारे आर्टिकल में। तो इसमें आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और दूसरा है आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये दो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं अंडर दी आर्टिकल 117 जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल्स को जहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे पहली कैटेगरी अगर आप देख पाओगे तो इसमें क्या है, अगेन फाइनेंस से बात हो रही है, पैसों से संबंधित की बात हो रही है, तो इसमें वो सारे के सारे मैटर ध्यान से सुनना। जो मनी बिल के अंदर में जितने भी मैटर्स, यानी मनी बिल जो भी टैक्सेशन, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर जो डील करता है ना, वो सारे के सारे मैटर्स हमारा फाइनेंशियल बिल भी डील करता है। हमारा फाइनेंशियल बिल भी डील करता है। नहीं, फाइनेंशियल बिल के पास में मनी बिल वाली सारे के सारे प्रोविजन हैं, लेकिन मनी बिल के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी फाइनेंशियल बिल के अंदर में होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है, जैसे मनी बिल, याद रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता था, राज्यसभा के यहाँ पास केवल और केवल रिकमेंडेशन देने की पावर है, वो भी यहाँ पे लोकसभा माने ना माने वो उसके ऊपर है,
उसी प्रकार से दोस्तों ये जो फाइनेंशियल बिल है ये भी केवल और केवल लोकसभा में लेकर आया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट अब ये बहुत बड़ा बट है, बट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, हमारे राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। वो यहाँ पर कहेंगे कि हाँ भैया चलो इंट्रोडक्शन करते हैं इसका बिल का, देन उसके बाद में यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन क्या यहाँ पर भी लोकसभा के पास में प्योर पावर राज्यसभा के पास में नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के पास में पावर है। मनी बिल में नहीं थी कि मनी बिल को वो रिजेक्ट अमेंड कर सके, लेकिन राज्यसभा के पास में यहाँ पर इस फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के तहत पावर है कि वो इस बिल को बाकी सारे ऑर्डिनरी बिल की तरह उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, चाहे तो उसमें बदलाव भी कर सकता है। ये डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल का। लेकिन वेट, हमने अभी फाइनेंशियल बिल का केवल आर्टिकल 117 क्लॉज 1 को पढ़ा है। अब आते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के ऊपर में। तो ये जो क्लॉज 3 है ये भी क्या प्रपोज करता है एक्सपेंडिचर्स को, कि जो पैसा है वो हम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यहाँ पर जो भी खर्चते हैं, जो भी खर्च करना है गवर्नमेंट को, वो सारी यहाँ पे सारे प्रपोजल जो हैं वो जो रखे जाते हैं पार्लियामेंट में दिया जाता है कि भैया ये सारा पैसा खर्च करना है, वो आपका इस वाले आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के इस फाइनेंशियल बिल के तहत किया जाता है। और ये जो आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के तहत जो बिल आता है इसको आप पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तक कहानी क्या चल रही थी, केवल लोकसभा। ये वाला जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 वाला था ये भी केवल लोकसभा। अब जो ये 117 क्लॉज 3 वाला फाइनेंशियल बिल है ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों में से किसी भी हाउस में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन आप इसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना पास नहीं कर सकते, ठीक है, बट कैन नॉट बी पास्ड विदाउट द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। और जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा वो केवल यहाँ पर इसको कंसीडर करने के लिए होगा, दैट्स इट। तो ये आपका 117 क्लॉज 1 क्लॉज 3, ये कुछ अलग से पढ़ना हो तो आप ये देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल किस चीज़ को लेकर डील करते हैं। मनी बिल में स्पेशली टैक्सेशन, बोरोइंग, इन सब चीज़ों को लेकर डीलिंग्स होती हैं। उसी प्रकार से फाइनेंशियल बिल के अंदर में टैक्सेशन या दूसरे नॉन एक्सक्लूसिव प्रोविजंस भी मेंशन्ड है, ठीक है, यानी कि मनी बिल के सारे प्रोविजन है, उसके अलावा भी कुछ अलग प्रोविजन फाइनेंशियल बिल में होते हैं, ठीक है। मनी बिल केवल लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे तो आर्टिकल्स 171 के तहत इंट्रोड्यूस हो रहा है तो केवल लोकसभा में, 117 क्लॉज 3 के तहत हो रहा है तो यहाँ पर दोनों में से किसी भी हाउस में। फिर 117 के तहत में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि भाई बहुत सारी जो प्रोविजंस है वो अलग अलग चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे चाहिए होता है। जैसे मनी बिल में भी यहाँ पर अगर मनी बिल को प्रस्तुत कर रहे हो तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, यहाँ पर भी दोस्तों प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। लेकिन क्लॉज 3 वाला जो है ना, इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं, कंसिडर करने के लिए यहाँ पर वो रिकमेंडेशन होता है, ठीक है। बाकी अगर आप देख पाओगे मनी बिल के अंदर में जो राज्यसभा के पास में पावर्स होती है, ना ही उसको वो अमेंड कर सकता, ना ही वो रिजेक्ट कर सकता, केवल रिकमेंड कर सकता है कि भैया ये बदलाव हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल बिल में वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, लाइक अदर ऑर्डिनरी बिल्स, याद रखिएगा, जो हम लोग यहाँ पर ऊपर के साइड में अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी नहीं था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। वैसे बिल्स के बारे में पढ़ोगे तो और भी कुछ जानकारी मिलेगी। एक फोटो मैंने आपके साथ में शेयर किया है जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी मनी बिल के बारे में जो भी डिस्कस किया, किस किस के पास में पावर है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, क्योंकि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसी वजह से, क्योंकि लोकसभा के अंदर में स्पीकर होता है। आपको पता है लोकसभा में कौन बैठता है? लोकसभा में जो लीडर है वो स्पीकर होता है, राज्यसभा में जो लीडर है वो आपका चेयरमैन होता है, ठीक है, सिंपल चीज़ है। जब हम लोग बात करते हैं मनी बिल्स के बारे में, तो मनी बिल जो है ना, ये केवल और केवल किन बातों को लेकर डील करता है? जो हमारे केवल आर्टिकल 110 में मेंशन्ड है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे, क्योंकि लोकसभा में केवल इसको लाया जाता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल होगा या नहीं। ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। बाकी वक्त सारे प्रोविजन सेम है जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बस यही कुछ बेसिक सा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रेसिडेंट हैं, इनके मैंने आपको बताया राज्यसभा के पास में पावर नहीं होती है मनी बिल के पास में, बट प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं मनी बिल को, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते फॉर द रिकन्सिडरेशन, दोबारा देखने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं,
है ना, क्योंकि लास्ट में प्रेसिडेंट के पास ही तो ताकत है कि साइन करके उसको अप्रूवल दे, हाँ भैया ले जाओ, अब हुआ है पास बिल्कुल असल तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो जो प्रेसिडेंट है उसको मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना होगा या सीधा रिजेक्ट कर दो, खत्म कर दो, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते कि हाँ दोबारा से इसको एक बार देख लो। यहाँ पर फाइनेंशियल बिल में प्रेसिडेंट इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब रिटर्न कर सकते हैं तो भैया जो जॉइंट हाउस वगैरह है उसको भी बैठाने की पावर प्रेसिडेंट के पास में होती है कि बैठ जाएं, बातचीत करें इस पूरे मुद्दे के ऊपर में। जबकि मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं है, मनी बिल में तो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, गेम इज़ ओवर। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है तो थम्स अप कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। चलिए आगे, अगला न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे बात हो रही है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। आज से कुछ महीने पहले यानी 2024 में हमने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था, नई यूनिवर्सिटी बनी है बिहार में। उसी तरीके से दोस्तों विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ में भी वही हुआ था जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ में हुआ। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया, है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। वहाँ का ज्ञान दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हुआ, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ में सब कुछ देखने को मिला। हिस्ट्री सिमिलर है लेकिन बहुत दर्दनाक है। आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। इतना बड़ा ज्ञान का पूरा भंडार, इतनी किताबें जला के राख कर दी गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर में। अभी दोस्तों हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को वापस से तैयार किया जा रहा है। एक नई यूनिवर्सिटी यहाँ पर रेडी हो रही है, जिसको लेकर आप देख पाओगे बिहार में एक नया अनाउंसमेंट हुआ है कि नालंदा के बाद, क्योंकि नालंदा का पिछले साल ही यहाँ पर ये पूरा इनॉग्रेशन हुआ है ना, नालंदा के बाद में अगेन एक दूसरी बिहार यूनिवर्सिटी जो है बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। जो भी बर्बादी हुई है उन सब चीज़ों को यहाँ पर वापस से ठीक करने के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फ़ोटो आपके सामने भागलपुर का है। भागलपुर में जो हमारी पुरानी वाली विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं रुइंस पाए गए हैं, जो भी बर्बाद कर दिया गया था वो कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मैंने आपको बताया ना बर्बाद किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने इन्वेड किया था और उसने यहाँ पर इसको पूरी तरह से तबाह किया था। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इतिहास की बात करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कि आखिरकार इतनी महान यूनिवर्सिटी फाउंड किसने की थी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये पाल डायनेस्टी के समय पर फाउंड की गई थी। पाल डायनेस्टी की बात करता हूँ तो दोस्तों ये पाल एम्पायर था जो बड़े एरिया में एक्सपैंड हुआ था। ये आप देख पाओगे बिहार वाले रीजन में भी उस समय पर पाल एम्पायर हुआ करता था। तो ये मैं समय की बात बता रहा हूँ 8 से लेकर 9 सेंचुरी एडी के समय की। तो 8 से 9 सेंचुरी एडी के समय पर इस पाल डायनेस्टी के एक राजा जिनका नाम है किंग धर्मपाल, ये इन्होंने यहाँ पर इस पूरे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया और इसको यहाँ पर बनाया, मतलब बनवाया, सिंपल सी चीज़ है। देन बताया जाता था कि जो ये किंग धर्मपाल हैं ये बहुत बड़े सपोर्टर थे बुद्धिज़्म के, बहुत बड़े सहायक थे बुद्धिज़्म के, और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने जो सोमपुर महावीरा है जो आज के समय पर बांग्लादेश में प्रेजेंट है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, देश के टुकड़े हुए तो उसके बाद इन सब इधर उधर तितर बेतर हो गया। तो सोमपुरा महावीरा की बात कर रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में आता है। तो इसको भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था किंग धर्मपाल की, मतलब जो ये राजा हैं इनकी साइट से। तो इतना क्लियर हुआ, ये बेसिक फैक्ट है आपका। लेकिन क्वेश्चन यह है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे का पर्पस क्या था। इसको बनाया गया था ताकि, क्योंकि मैंने आपको बताया बुद्धिज़्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे किंग धर्मपाल, तो वो चाहते थे बुद्धिज़्म और आगे बढ़े। तो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स थी, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली क्योंकि बुद्धिज़्म में देखोगे तो आपके पास में अलग अलग स्कूल्स आ जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ अलग अलग स्कूल्स तो आप ये पढ़ते होंगे वज्रायन बुद्धिज़्म, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म, महायान, हिनायन, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। यहाँ पे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इसमें एक स्पेशल फोकस वज्रायन यूनिवर्सिटी पे किया गया है, जिसमें जो रिचुअल्स हैं काफ़ी जटिल होते हैं, मैजिकल पावर्स यानी जो कह सकते हैं तांत्रिक स्टडीज़ हैं वो यहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं, समझ रहे हैं। तो तंत्रायन बुद्धिज़्म जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो नालंदा के साथ साथ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें एक बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन था स्पेशली तंत्रायन बुद्धिज़्म को लेकर। मैंने आपको बताया जहाँ पे मेडिटेशन, मंत्रास, तांत्रिक स्टडीज़, ये सब कुछ यहाँ पर हुआ करती थी। बहुत सारे स्कॉलर्स थे यहाँ पे जिन्होंने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा संस्कृत में, कई बार इसको तिब्बतन के अंदर में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो स्कॉलर्स थे इस यूनिवर्सिटी के अंदर में वो तिब्बत से भी थे, दूसरे और रीजन्स से भी थे, जो सब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आए पढ़ने के लिए।
और उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि लोग यहाँ पर पढ़े और यहाँ पर ऑलरेडी बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जा रहा था। तो जब वो आगे बढ़े तो वो भी यहाँ पर बुद्धिस्ट नॉलेज को जगह जगह पर फैलाने लगे। तिब्बत से लोग आ रहे थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, बुद्धिज़्म को सीख रहे थे, और वही ज्ञान, बुद्धिस्ट वाला ज्ञान, तिब्बत में वापस जाके यहाँ पर उसको स्प्रेड कर रहे थे, फैला रहे थे। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे जो तिब्बतन ट्रांसलेशंस हैं संस्कृत टेक्स्ट के, वो भी यहाँ पर करे गए हैं, ऐसा अनुमान है, बताया जाता है। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की बात करते हैं तो अतिशा दीपांकर हो गए, अध्यक्ष हो गए, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के तौर पे उन्होंने सर्व किया था, ठीक है। तो हम बात करें अतिशा दीपांकर की, एक मोस्ट फेमस स्कॉलर यहाँ पर हुआ करते थे। फिर उसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन की, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये 12th सेंचुरी के समय पर पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दिया गया बख्तियार खिलजी के थ्रू। बख्तियार खिलजी जो खुद कुतुब-उद-दीन ऐबक का एक मिलिट्री कमांडर था, और इसी के बाद में बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गया इंडिया में। और आप देख पाओगे जितनी भी लर्निंग्स थी वो सारी की सारी यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन में ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो अपने आप में ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंस तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। जब मैं बात करता हूँ बहुत ज़्यादा है तो क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट नॉलेज को इसने प्रमोट किया, तिब्बतन बुद्धिज़्म को इन्फ्लुएंस किया, तिब्बत में लोग जाकर सिखा रहे थे वही सब चीज़ें जो यहाँ पे पढ़ रहे थे। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया। एक एंशिएंट इंडियन एजुकेशन का बहुत बड़ा सिंबल है, और केवल विक्रमशिला ही नहीं, नालंदा पढ़ते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। भारत का एजुकेशन के मामले में एक रिच कल्चर रहा है, एंशिएंट में रिच कल्चर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हुआ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि इतना ज्ञान है कैसे यहाँ पर इंडिया में, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। कई बार कुछ केसेस में किसी ने जेलस के वजह से यहाँ पर ये कर दिया, आग लगवा दिया। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं अगली खबर पर। जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है ये आपका प्लेसेस इन न्यूज़ है। कई बार यहाँ पे आपको पता होगा प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जब मैं बात करता हूँ प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तुर्की की बात कर रहे हैं। तुर्की ये कौन सा देश आ गया? हमने टर्की तो सुना है, तो टर्की तो है ये, टर्की को ही तुर्की का नाम दिया गया था। अब यार कारण बताऊँ क्यों? आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी था आज से कुछ साल पहले। जब आज आप इंटरनेट पे जाओगे, गूगल पे जाके टर्की लिखना और इमेजेस वाला सेक्शन ओपन करना, जैसे ही टर्की लिखोगे मुर्गा निकल ही आएगा टर्की वाला। अब टर्की की हो रही थी बेइज्जती, टर्की को लग रहा था यार हमारी तो बेइज्जती हो रही है, टर्की सर्च कर रहे हैं मुर्गा निकल कर आ रहा है, कोई देश का नाम और निशान नहीं है। इन्होंने नाम ही बदल डाला, इन्होंने बोला टर्की नहीं, हमको बोलो तुर्की। चलो बोलते हैं तुर्की। अब क्या है तुर्की? देखिए तुर्कियों को लेकर यहाँ पे कुछ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, आपको पता है काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है अर्दोगान की वजह से तुर्की में। वो सब आपको जानना ज़रूरी नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जानना है वो है तुर्की। और मैं ऐसे भी आपको टर्की के बारे में नहीं पढ़ा था, क्यों? लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री के बारे में मेंशन कर रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री? सिंपल सी चीज़ है, सुनिएगा। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री वो देश होते हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए होते हैं। जब मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंट की, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप फिर एक कॉन्टिनेंट है ना। फिर आप देख पाएंगे नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। आपने एक कॉन्टिनेंट्स देखे हैं सारे के सारे। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सा होता है? ये वो देश होता है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। एग्जाम्पल रशिया की बात कर लें तो रशिया थोड़ा सा यूरोप में भी है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया में भी है, जिसको कई बार हम यूरेशियन कंट्री बोल देते हैं। वैसा ही बिल्कुल हाल टर्की का है। टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है। दैट इज़ वाई आज इसको हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का नाम दे रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टर्की के कुछ पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स दोनों समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ और आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री के, ताकि आपको एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, इजिप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, इजिप्ट का कुछ हिस्सा अफ्रीका में है, मतलब कुछ क्या सबसे बड़ा हिस्सा इजिप्ट का अफ्रीका में ही है, बिल्कुल किनारे है, बीच में से स्वेज कैनाल निकल रहा है, पता है स्वेज कैनाल आज के समय पर इजिप्ट के अंडर में। कुछ हिस्सा इजिप्ट का है ना एशिया में, इसको हम एक पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पेनिनसुला है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर ऐसी टर्की की बात कर रहे थे, तो टर्की का एक मैसिव हिस्सा एशिया में है और एक स्मॉलर हिस्सा यूरोप में है। अगेन ये भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। फिर एग्जाम्पल ले लो पैनामा का, झंडा पैनामा का है। पैनामा का एक हिस्सा नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट में है फैला हुआ एक देश, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। कितना सिंपल हो गया। चलिए अब बात करते हैं टर्की की। तो जब हम टर्की की बात कर रहे हैं तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है।
अब अंकारा इसकी कैपिटल है, जबकि इस्तांबुल, कई बार इस्तांबुल लोग बोल देते हैं, लेकिन इस्तांबुल जो है एक सबसे बड़ा शहर है, एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल हब है टर्की का, नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस्तांबुल को। ठीक है, फिर बात आती है जियोपॉलिटिकल फीचर्स के बारे में। तो आपको पता चल गया कि भैया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, बार बार मत बताओ, हमें पता चल गया है। ठीक है, यूरोप एशिया के बीच में ये फैला हुआ है। बॉर्डर्स की बात करते हैं, आइए दोस्तों, यह है अपना मैप टर्की का, तुर्की का, टर्की उर्फ तुर्की। यहाँ पर आप देख पाओगे एक देश है जॉर्जिया, जो टर्की के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। सेकंड आप देख पाएंगे आर्मेनिया, यहाँ पर आर्मेनिया का बॉर्डर लग रहा है। ईरान का बॉर्डर यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे से लग रहा है। देन उसके बाद में इराक का एक बॉर्डर लग रहा है। देन उसके बाद सीरिया का भी बॉर्डर लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा देश, मतलब वैसे तो सीरिया है, लेबनान नीचे आ जाता है, वैसे ये सीरिया ही आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइप्रस है, टर्की साइप्रस का यहाँ पर विवाद आपको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर एक बल्गेरिया है, ये एक ग्रीस आपको देखने को मिल जाता है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, और बस, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ऊपर ब्लैक सी है, इसको भी देख लो यार, और बीच में यहाँ पर टर्की है। इतना क्लियर हुआ आसपास के देश? कहोगे आसपास के देश तो क्लियर हो गए, लेकिन ये लोकेशन कौन कौन सी हैं? अरे सुनिए, सबसे पहली चीज़, जब बात करते हैं जॉर्जिया की, जब आप मैप ड्रॉ करते हैं तो आप मैप ड्रॉ इस तरीके से तो करते हैं, नॉर्थ साउथ, है ना, उसके अलावा ईस्ट वेस्ट। इसको और फर्दर डिवाइड कर दो, ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये वाला हो गया साउथ ईस्ट, ये वाला हो गया साउथ वेस्ट, और ये वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से तो आप मैप को और डिवाइड कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे पढ़िएगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे पीछे की साइड में आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये टर्की है और जॉर्जिया ये है। तो जॉर्जिया कहाँ पर है? इस वाले गोले को यहाँ रखो बीच में, तो जॉर्जिया इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से देश हैं आपके, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया आर्मेनिया। तो जॉर्जिया आर्मेनिया दोनों नॉर्थ ईस्ट में है। फिर नॉर्थ वेस्ट में ग्रीस एंड बल्गेरिया। सर ये यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ये वाला। तो ग्रीस बल्गेरिया नॉर्थ वेस्ट में हो गए। ईस्टर्न साइड में बात करेंगे तो एज़रबाईजान और आर्मेनिया, सॉरी ईरान। तो एज़रबाईजान यहाँ पर ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा ईरान। फिर नीचे यहाँ पर इराक और सीरिया, ये सीरिया, ये रहा इराक, जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। ठीक है, तो टर्की के पास में बहुत सारी कंट्रीज जो बॉर्डर को शेयर कर रही हैं। नाउ फिर बात करते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के बारे में। तो मैरीटाइम यानी समुद्र से जो बाउंड्री लग रही है, तो टर्की के ऊपर नॉर्थ में तो है ब्लैक सी, नीचे साउथ में है मेडिटेरेनियन सी जो आपको दिख रहा है, लेकिन साउथ वेस्ट में एक और छोटा सा समुद्र जिसको बोलते हैं एजियन सी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहीं पर कुछ स्ट्रेट्स भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी स्ट्रेट्स पर भी आएंगे ताकि आपको बढ़िया क्लैरिटी मिले। टर्की को आज अच्छी तरीके से आप जान लो। टर्की में और तुर्की में कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहती है यूफ्रेट्स रिवर, जो स्पेशली टर्की में ही ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद तिग्रिस रिवर, देन उसके बाद में किजलमार्क रिवर, छोड़िए इसको। माउंटेन का याद रखिएगा, माउंट अरात। माउंट अरात 5137 मीटर की यहाँ पर ऊंचाई है, जो बेसिकली आर्मेनिया ईरान की बॉर्डर की साइड है। कहाँ है भाई? ये रहा आर्मेनिया, ये रहा ईरान, ये रहा माउंट अराट। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाता है टर्की के अंदर। अब आता है एक मेन पॉइंट, वो है इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के अंदर में सबसे पहला है बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड सेकंड वन इज डार्डेनल स्ट्रेट। ये दोनों स्ट्रेट यहाँ पर टर्की के पास में है। सर पहले तो ये बताओ स्ट्रेट है क्या? वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोग पहली बार जुड़े हैं, तो सुनिए। स्ट्रेट वो एक छोटा सा पॉइंट होता है, या वो छोटा सा रास्ता जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये एजियन सी हो गया, नीचे मेडिटेरेनियन सी हो गया टर्की के, ऊपर यहाँ पे ब्लैक सी हो गया। तो ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी आपस में ज्वाइंट कैसे हो रहे हैं? स्ट्रेट के माध्यम से। बीच में एक छोटा सा समुद्र और आपको दिख रहा होगा, पता है ये जो छोटा सा समुद्र इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा, ये यहाँ पर छोटा सा समुद्र का हिस्सा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कह रहा हूँ एजेंसी में हो आप, और आपके पास में नाव है या बोट है, बोट से आपको जाना है ऊपर सीधा ब्लैक सी में, कैसे जाओगे? ठीक है, क्या कह रहे हो, किनारे लगाओगे और भाग के निकल जाओगे? देखो सिंपल सी बात है, एजेंसी से यहाँ से गुजरेंगे, गुजरने के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेट आपको दिख रहा है। मैंने बोला ना स्ट्रेट, छोटा सा पतला सा रास्ता दो समुद्र के हिस्से को जोड़ रहा हो। तो सर ये है यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, ये है एजेंसी, दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं डार्डेनेलस स्ट्रेट। ठीक है, इस स्ट्रेट के जरिए आ गए हम यहाँ पे सी ऑफ मरमरा में। अब सी ऑफ मरमरा से आगे जाना है भाई, बीच में पतला रास्ता एक और आ जाता है, फिर इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो डार्डेनेलस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, दोनों से गुजरने के बाद में हम आएंगे ब्लैक सी में।
ठीक है, बीच में हमारा सी ऑफ मरमरा भी पड़ जाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है। आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन बन जाए, बताइए भाई बॉस्फोरस स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है? तो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। कहोगे सी ऑफ मरमरा से, ये तो एजेंसी से जोड़ता है ना? नहीं 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 नहीं, केवल एक स्टेट के बारे में पूछा है, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट तो केवल सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को तो जोड़ता है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। ठीक है, अगर एजेंसी और सी ऑफ मरमरा पूछते तो वो डार्डेनल्स स्ट्रेट यहाँ पर आपका नेक्स्ट आंसर होता है। ठीक है, उस पर आ रहा है। डार्डेनल्स स्ट्रेट क्या करता है? एजेंसी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ने का काम करता है। दैट्स इट। चलिए अब आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर में। आई होप दोस्तों आप सभी लोग रेडी हैं। रेडी हो ना? शुरुआत करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन आप सभी लोग अपने ओपन कर लीजिए। एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर फटाफट कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि पार्टिसिपेट करोगे तभी वापस से फिर से क्वेश्चन मिलेंगे। पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो यार मेरा मोटिव क्या है फिर क्वेश्चन लगाने का, ये बताओ। फिर मेरा भी तो मन नहीं करेगा ना कल से क्वेश्चन लगा लेगा कि मुझे लगा यार कोई अटैम्प्ट ही नहीं कर रहा है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को रेडी करने में, लेकिन कोई अटैम्प्ट नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा ना ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हो? इसलिए अटैम्प्ट कीजिएगा, मुझे आप लोग का ही पता चलेगा कौन कौन रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स को देख रहा है ना? कौन कौन यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन जल्दी उठ रहा है, मॉर्निंग में 5 बजे का रूटीन बना रहा है, ये सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर आपके पास में 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं इनको जॉइंटली ओन किया जाता है भारत सरकार, एक स्पॉन्सर बैंक, और तीसरा यहाँ पर वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर ये प्रेजेंट है, इन तीनों की ओनरशिप होती है। दूसरा, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको रेगुलेट किया जाता है नाबार्ड के माध्यम से एंड सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर एक मैंडेटरी पर्टिकुलर थिंग इम्पोज की गई है कि भाई इनके पास में जो टोटल उधार देने की क्षमता है उसका 75% क्रेडिट ये प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। बताइए व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन तीनों में से। नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। बताओ जल्दी, क्योंकि हाथों हाथ में आपको इसका आंसर बताऊंगा। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से लिख दो इसका आंसर दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में, तभी पता चलेगा। लिख दिया है ना? आंसर बताऊं इसका क्या होना चाहिए? ठीक है, पहले ही लिख दो, क्योंकि अभी आंसर देख के लिखोगे तो नहीं चलेगा, फिर ऑनेस्टी दिखानी है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो पहला देखो, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ओनरशिप इसकी होती है। जी बिल्कुल, अलग अलग शेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 50%, 35%, 15% का शेयर इन तीनों का होता है। ठीक है, दूसरा तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट करता है नाबार्ड, सुपरवाइज करता है आरबीआई। उल्टा तो नहीं लिख दिया यहाँ पर, वही तो किया है, उल्टा ही तो लिखा है। रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड का है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड को देखोगे तो थर्ड भी सही है, क्योंकि यहाँ पर 100% क्रेडिट में से रीजनल रूरल बैंक को बोला गया है कि आप अपना 75% जो लोन देंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलें आगे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये प्रेजेंट कर दिया है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शुरू हो रहा है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स यूज्ड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ये 4 इंडिकेटर्स शो किए गए हैं। ये 4 बेसिकली टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, इन चारों में से 3 तो पढ़ाई थी, आपको याद होगा। तो बताइए इन चारों में से वो 3 ऐसे कौन से इंडिकेटर हैं जो हमको रीजनल रूरल बैंक की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, किस तरीके से चल रहा है बैंक वो दर्शाते हैं। पहला CRAR, दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। दूसरा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तीसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर चौथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोस। तो बताइए यहाँ पर चारों में से वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंडिकेटर हैं जो रीजनल रूरल बैंक की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1 एंड 4 ओनली, सी 2 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों सही हैं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? याद कीजिए, लिख दिया ना? लिख दिया आंसर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। इन तीनों में रीजनल रूरल बैंक का जो परफॉर्मेंस है, CRAR बताया था क्या होता है ना, CD रेशियो बताया था, और आपको NPA बताया था। ये तीनों के तीनों आपको टर्म समझाए थे।
तो ये तीनों के तीनों तो सही है, तीनों रीजनल रूरल बैंक की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। क्या एफडीआई बताया था? नहीं भाई, एफडीआई का कोई लेन देन यहाँ पर है नहीं। फोर्थ वाला कैंसिल कर दो तो बच्चे 3, यानी 1, 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलें फिर, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से किस किस को कितना कितना पता है इसके बारे में। क्वेश्चन है रिगार्डिंग मनी बिल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मनी बिल? मनी बिल को लेकर इन तीनों में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, मनी बिल्स को केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, राज्यसभा कभी भी मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, यानी राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? लोकसभा के जो स्पीकर का डिसीजन होता है, यानी लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि वेदर एक जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। तो मनी बिल को, एक बिल को मनी बिल का दर्जा देना, उसको फाइनल करने का काम लोकसभा के स्पीकर का होता है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। याद करो क्या क्या पढ़ाया था। पहला मैंने आपको यही बार बार पढ़ाया था कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो ये बात तो पहले पॉइंट में लिखी है, मतलब दैट मीन्स पहला वाला पॉइंट सही है। दूसरा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो राज्यसभा होती है ये इस मनी बिल को ना ही रिजेक्ट कर सकता, ना ही यहाँ पर इसको अमेंड कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरा स्टेटमेंट में कि राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर सकता है, पावर ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी गया, बचा यहाँ पर तीसरा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं इनके ऊपर में यहाँ पर डिपेंड करता है, इनका डिसीजन होता है, वो बताते हैं कि एक बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। ये सही बात है, पढ़ाया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, बट सेकंड वाला गलत है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? मज़ा आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यार इसका आंसर आपको दिख सकता है, दिख क्या सकता है, दिख जाएगा मजबूरन नहीं, ट्राई करते हैं भाई, हमारे पास में ऑप्शन बहुत सारे हैं, आंसर देखने नहीं देंगे। चलो अब आ गया क्वेश्चन आपके सामने, नीचे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोलता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लेकर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, 2 तो ये हैं, तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर आपके सामने और आ चुका है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए गए, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था लेट 20th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी के माध्यम से। दूसरा, जो स्कॉलर्स थे तिब्बत से वो यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ते थे, स्टडी करते थे। तीसरा, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे विक्रमशिला के अंदर में जिनको संस्कृत में लिखा गया है और तिब्बतन के अंदर में ट्रांसलेट करा गया है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपके ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता है यानी कि 1 जो है 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी तीनों सही है, या फिर डी केवल और केवल 1 और 3 सही है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। याद करो, आप कहोगे सर तीनों तो सही लग रहे हैं, बताओ, लिखो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। सोचोगे तीनों सही लग रहा है तो आप सही सोच रहे हो यार, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, हाँ आपको पता है मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, वापस एक्सप्लेन करूंगा, वही सिमिलर चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। सो इससे अच्छा आगे बढ़ो, काम की चीज़ पढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर अ लैंड बॉर्डर विद तुर्की। तुर्की उर्फ तुर्की, बताइए इन चारों में से वो कौन कौन से देश हैं जो टर्की के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। हाँ, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर को शेयर करते हैं। पहला ईरान है, दूसरा आर्मेनिया है, तीसरा सऊदी अरेबिया है एंड द फोर्थ वन इज सीरिया। बताइए वो कौन सा देश है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 4 ओनली, या फिर ऑप्शन डी 1 3 एंड 4 ओनली। बताइए क्या सही उत्तर होना चाहिए, बताइए। तो याद करो, टर्की के साथ में एक कंट्री जॉर्जिया, बल्गेरिया, ये सब तो हमने पढ़ा था। ईरान क्या बॉर्डर शेयर करता है? जी बिल्कुल शेयर करता है नीचे से। आर्मेनिया शेयर करता है? जी बिल्कुल, आर्मेनिया जस्ट ईरान के ऊपर है तब शेयर करता है। सीरिया शेयर करता है? जी बिल्कुल, सीरिया भी शेयर करता है नीचे साउथ से। सऊदी अरेबिया तो बहुत दूर है, सऊदी अरेबिया शेयर नहीं करता। दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर हो गया। चलें आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये बिल्कुल हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और शायद यहाँ पर आपके सामने आंसर भी आ गया है खिसक के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, अपने आप आ गया था, इसका उत्तर दे देना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट द ब्लैक सी टू द मेडिटेरेनियन सी वाया द सी ऑफ मरमरा। वो कौन सा स्ट्रेट्स हैं? यहाँ पे स्ट्रेट्स की बात हो रही है, नॉट स्ट्रेट, आगे एस लगा है। 2 स्ट्रेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। वो कौन से 2 स्ट्रेट हैं जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ते हैं बीच में सी ऑफ मरमरा से। पहला
बोस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा बोस्फोरस एंड डार्डनल स्ट्रेट, तीसरा डार्डनल स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, या चौथा बोस्फोरस स्ट्रेट एंड बेरिंग स्ट्रेट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद आपने आंसर भी देख लिया होगा। बताइए, बहुत ही ज़्यादा आसान, ईजीएस्ट क्वेश्चन। कौन कौन से 2 स्टेट पढ़ाए थे मैंने आपको। सबसे पहले अगर आपको मेडिटेरेनियन सी से एजन सी पे की तरफ जाना है और एजन सी से ब्लैक सी में जाना है तो आपको पहले डार्डनल स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगा, यानी सी ऑफ मरमरा को क्रॉस करके बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगा। उसके बाद आप ब्लैक सी में एंटर कर पाएंगे। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था सेशन दोस्तों। बाकी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज मेंशन कर सकते हैं आज के सेशन को लेकर। आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन आपको कंटिन्यू चाहिए तो आपको अटेम्प्ट भी करने होंगे। चलिए, भले यहाँ पर आप इसको प्रीमियर में देख रहे हो, आप लोग प्लीज़ इस क्विन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। चलें, बाकी पेड ग्रुप वगैरह जो भी है ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बीच में शेयर कर चुका हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।